साल 2022 में द आउट ऑफ डार्कनेस नाम की एक ब्रिटिश फिल्म रिलीज की गई। इस फिल्म को एक स्कॉटिश डायरेक्टर एंड्रू कमिंग ने डायरेक्ट किया। फिल्म की कहानी स्टोन एज यानी पाषाण काल की है, जब मानव जाति विकसित हो रही थी। पत्थरों से बने औजार, लकड़ी के भाले और आग ही उनकी सबसे उन्नत टेक्नोलॉजी थी। इंसानों के लिए ये सबसे कठिन दौर रहा, क्योंकि खाने की तलाश में और शिकार के लिए वो इधर उधर भटकते रहते थे। खेतीबाड़ी करना या खाने को बचा के रखना यह अभी तक उन्होंने नहीं सीखा था, ना ही बड़े बड़े कबीलों में रहना। तो ये कहानी उस समय के लोगों की है, एक परिवार की, जो स्कॉटलैंड के पहाड़ों में खाने की तलाश में भटकते रहते हैं और फिर उनका सामना एक खतरनाक चीज से हुआ। ये पूरी कहानी हम इस वीडियो में देखेंगे, तो अंत तक जुड़े रहिए। फिल्म की कहानी शुरू होती है तो हमें 45,000 साल पहले की दुनिया दिखाई जाती है। पहाड़ों में हम एक परिवार को देखते हैं। ये रात का समय है, इन्होंने आग जलाई है। हर दिन इन्हें खाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है और बदकिस्मती से पिछले कुछ दिनों से तो इन्हें कोई शिकार मिला ही नहीं। इस फिल्म के लिए खास भाषा बनाई गई है। शायद यही वो शुरुआती भाषा थी जो इंसानों ने एक दूसरे को समझने और समझाने के लिए बनाई थी। तो पूरी फिल्म सबटाइटल के साथ देखनी पड़ती है। खैर, ये जो परिवार था इसमें 6 लोग थे। एक बुजुर्ग जिसका नाम ओडेल था, फिर इसके 2 बेटे, बड़े बेटे का नाम एडम था और छोटे का लेन। एडम के पास बाला होता, इसका मतलब कि वही इनका लीडर था और वही इनकी अगुवाई करता था। ईव नाम की एक औरत, जो कि कह सकते हैं एडम की पत्नी थी, क्योंकि ये एक ऐसा समय है जहाँ रिश्तों के कोई मायने नहीं। ईव ने एक लड़के को जन्म दिया था जिसका नाम हेरॉन है और इस हिसाब से वो एडम का बेटा हुआ। और ये भी हो सकता है कि हेरॉन की माँ कोई और थी जो शायद मर गई। फिल्म में ज्यादा जानकारी नहीं, बस बातों से ऐसा लगता है इन 5 लोगों का आपस में कोई ना कोई खूनी रिश्ता जरूर था। मगर बिया नाम की एक लड़की भी इनके साथ थी, जो इन्हें कहीं मिली थी, एक भटकती हुई लड़की जिसका परिवार शायद मर गया। इसलिए बिया को ये लोग ज्यादा पसंद नहीं करते थे और खाना भी सबसे आखिर में उसे मिलता था। मगर फिर भी एडम के छोटे भाई लेन को वो पसंद थी, क्योंकि वो एक औरत थी। खैर, उस समय के इंसानों का दिमाग कमजोर था, इसलिए वो प्यार जैसी चीजों को नहीं समझते थे। शिकार करना ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। इन दिनों ई प्रेग्नेंट थी और खाना ना मिलने की वजह से वो बहुत तकलीफ में थी। तो उस रात हेरॉन उससे कहता है कि मुझे कहानी सुनाए, जिस पर ईव गुस्सा करती है। तो एडम उसे कहता है कि मेरे बेटे को कहानी सुननी है। वैसे इसमें कोई शक नहीं कि इंसान हमेशा से ही उत्सुक रहा है, मगर समस्या ये है कि इंसान कहानियां तभी बना और सुना सकता है जब उसने कुछ देखा हो, कुछ सुना हो। और इन लोगों ने अपने अलावा ज्यादा किसी को नहीं देखा था, इसलिए ये हमेशा अपने बारे में ही कहानियां सुनाते। यह ऐसा समय था जहां इंसान एक दूसरे से बहुत दूर दूर रहते थे और कभी कभी तो वो अपनी पूरी जिंदगी में और इंसानों से मिल ही नहीं पाते थे। ईव तकलीफ में बहुत थी, कहती है कि एडम हमें एक ऐसी जगह ले जाएगा जहां जानवरों का झुंड होगा, एक गर्म गुफा होगी जहां हम चैन से रह सके। बूढ़े ऑडल को शायद ईव की ये बातें पसंद नहीं आती, इसलिए वो खुद हेरॉन को एक कहानी सुनाता है जो कि असल में उन्हीं की कहानी थी। वो कहता है कि कुछ इंसान थे जो मौसमों के साथ जगह बदलते थे और जिससे उन्हें शिकार भी मिलता, मगर फिर उन्हें शिकार मिलना बंद हो गया। इसलिए वो दक्षिण में गए और वहां भी कुछ नहीं था। पानी के रास्ते लहरों को चीरते हुए उन्होंने एक ऐसी जमीन पर कदम रखा जहां के पहाड़ों में गर्म गुफाएं हैं। जमीन खाना उगाती है और शिकार के लिए जानवरों के झुंड है। जब वो लोग उस जगह पहुंचे, पता चला कि वहां कुछ नहीं है, खाना नहीं, सिर्फ हवाएं चलती है। तब एडम उस पर गुस्सा करता है, क्योंकि इन्हें लाने वाला वही था। बूढ़ा ऑडेल कहता है कि यहाँ ठंड है, भूख है और ऐसे शैतान जो एडम से खतरनाक है। सभी के दिमाग में ये डरावनी बातें बैठ जाती है। एडम इस जगह के बारे में कुछ तो जानता था, उसकी बचपन की यादें थी जो फिल्म के अंत में हम जान जाएंगे। अगले दिन ये लोग पहाड़ों की तरफ अपना सफर शुरू करते हैं, क्योंकि इन्हें गुफाओं में रहने जाना था। अभी तक इन्हें कोई शिकार नहीं मिला था, जिस वजह से भूख इन पर हावी हो रही थी और इस जगह का डर भी। खाने की तलाश में जब एडम और लेना आसपास के इलाके में घूम रहे थे तो उन्हें वहां एक जानवर की हड्डी और खून मिला। ये एक मेमथ था, मगर मांस नहीं था, जैसे किसी ने पूरे मांस को खा लिया हो। लेन पूछता है कि क्या ये किसी शिकारी जानवर का काम हो सकता है। एडम अपने भाई को सलाह देता है कि वो इस बारे में बात नहीं करेगा, इससे बाकी लोग घबरा जाएंगे कि यहाँ कोई शिकारी जानवर है। रात को इन्हें एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दी, जो बिया को सबसे ज्यादा डरा देती है। अगले दिन कोहरे में कुछ समय के लिए हेरॉन खो जाता है, मगर खुशकिस्मती से वो उन्हें मिल गया।
एडम उसे डांटता है कि वो इधर उधर ना भटकता रहे। अब इनके रास्ते में एक घना जंगल आने वाला था। इसका मतलब कि सामने के पहाड़ों तक पहुंचने के लिए इन्हें घूम कर जाना होगा। ये लोग पहले से ही काफी भूखे थे, कमजोर थे। लेन अपने भाई से कहता है कि औरतें इतना लंबा सफर नहीं तय कर पाएंगी, वो मर जाएंगी। मगर एडम को उस चीज का डर सताने लगा जिसने जानवर का वो हाल किया था। शायद वो कोई दानव हो, कोई राक्षस, और इसमें कोई शक नहीं कि वो जंगल में रहता है, इसलिए वो जंगल के रास्ते नहीं जाना चाहता था। रात बिताने के लिए ये रुकते हैं। बिया को नींद नहीं आ रही थी तो वो थोड़ा दूर चली जाती है, जहां एडम उसके पास आकर उस पर अपना हक जताने लगा कि वो उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए है। और तभी वो दूर एक अजीब से जानवर को देख लेते हैं। दोनों ही घबरा गए। जहां इन्होंने आग जलाई थी सभी वहां चौकन्ना खड़े हो जाते हैं। मगर तभी हेरोन यानी कि एडम के बेटे को खींच लिया जाता है। अंधेरा था इसलिए उन्हें कुछ नजर नहीं आता। बाला लिए एडम अपने बेटे को बचाने के लिए जाना चाहता था, मगर बाकी सब खासकर लेन उसे रोकता है कि अगर तुम गए हम सब मारे जाएंगे और मैं ये अकेले नहीं कर सकता, तुम उसे नहीं बचा सकते। वो दानव उसे ले गया। वो बहुत शक्तिशाली है। ना चाहते हुए एडम को रुकना पड़ा। ये लोग सुबह होने का इंतजार करते हैं और फिर एडम हेरोन की तलाश में निकल जाता है। वो एक माहिर शिकारी था इसलिए वो निशानों का पीछा करता है। उसे हेरोन के कपड़े मिल जाते हैं जिस पर कोई काला पदार्थ लगा था मगर खून नहीं था, जिससे एडम अंदाजा लगाता है कि वो जिंदा है। वो जंगल की सीमा पर पहुंच गए, जिससे ये तो साबित हुआ कि वो दानव जंगल में ही रहता है। पहले वो जाना नहीं चाहता था, मगर अपने बेटे की खातिर वो पूरे परिवार की जान खतरे में डालकर उस जंगल में दाखिल हो गया। जंगल घना था और इनके लिए किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। औरतें बहुत थक गई थी, चलना मुश्किल था और लेन भी कहता है कि जल्द अंधेरा होने वाला है, हमें कोई पनाहगाह ढूंढनी होगी। मगर एडम उसकी बात नहीं मानता। बिया भी और आगे नहीं जाना चाहती थी। वो लेन से मदद मांगती है मगर वो अपने भाई के पीछे चला जाता है। शाम होने से पहले ये एक ऐसी जगह पहुंचे जहां ढेर सारी हड्डियां थी और खून के निशान। सामने ही एक पत्थर था। लग रहा था जैसे ये उस राक्षस के खाने की जगह हो। ये सब देखकर इन लोगों पर एक अजीब सा डर हावी होने लगा और फिर एक तेज आवाज जो इनके होश उड़ा देती है। इसका मतलब कि वो राक्षस कहीं आस पास ही है। एडम सभी को कहता है कि भागो। सभी जान बचाकर भागने लगे। उस जगह से ये काफी दूर आ जाते हैं, मगर अब अंधेरा हो रहा था। बिया आग जलाने की कोशिश कर रही थी। डर की वजह से वो आग नहीं जला पा रही थी। काफी कोशिशों के बाद वो आग जलाने में सफल रही। बूढ़ा ऑडेल बिया को ही दोष दे रहा था कि ये शैतान भटकती हुई लड़की की वजह से यहाँ आया होगा, ये इसी की गलती है। रात को ये लोग आग के चारों ओर खड़े थे और जंगल का घना अंधेरा इन्हें डराने के लिए काफी था। आवाजों से ये अंदाजा लगाते हैं कि वो राक्षस कहीं आसपास ही है। एडम अपना बाला पहनता है मगर उसे कोई फायदा नहीं। फिर वो आसपास देखने के लिए गया, अपने परिवार से थोड़ा दूर। अचानक उस पर हमला होता है। जिसने हमला किया वो चीज हमें नहीं दिखाई जाती, ना ही ये कि एडम पर हमला करने के बाद उसने क्या किया। मगर काफी समय गुजरने के बाद जब वो लौट के नहीं आता तो उसका भाई उसे ढूंढने गया। एडम उसे मिल जाता है मगर जख्मी हालत में, वो भी बहुत बुरी तरह। वो दर्द से तड़प रहा था। ये भयानक मंजर देखकर ईव को कुछ होने लगा। वो बार बार लेन से कह रही थी कि कुछ करो कुछ करो। वो कुछ नहीं कर पाता, ना ही बूढ़ा ऑडेल। इसलिए हिम्मत करके बिया एडम के सीने में वो नोकीला पत्थर घुसा देती है जो वो अपनी सुरक्षा के लिए रखती थी। ऐसा उसने इसलिए किया क्योंकि एडम दर्द से तड़प रहा था और दर्द से मुक्त करने के लिए यही एक रास्ता था इनके पास। ईव गिर जाती है और उसे कुछ होने लगा। ये देखकर बिया कहती है कि हमें खाने की जरूरत है। मजबूरन ये लोग एडम का ही मांस खाने लगे, क्योंकि अगर ये ऐसा ना करते तो राक्षस से पहले भूख ही ने मार दी थी। एक बात बिया को अजीब लगी, वो ये कि राक्षस ने एडम को खाया क्यों नहीं। ऑडेल कहता है कि वो हमें सजा दे रहा है, हम उसके इलाके में आए, हमें बदले में उसे कुछ देना होगा, कोई बलि। अपने भाई की मौत और फिर उसे खाने के बाद लेन काफी बदल गया। बिया को वो जिस नजर से देखता था अब ऐसा नहीं था। बूढ़ा ऑडेल लेन को वो बाला थमा देता है, कहता है कि अब से परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुम पर है, तुम ही हमें इस जंगल से निकालोगे, तुम ही हमारी रक्षा करोगे। अब ना चाहते हुए लेन को वो बाला लेना पड़ा। सुबह होती है। अब इन लोगों को इस जंगल से निकलना था, मगर ये आसान नहीं था। अगले दिन लेन अपनी पूरी कोशिश करता है कि उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल जाए, मगर अफसोस के चलते चलते ये लोग काफी थक गए। ये एक जगह रुकते हैं क्योंकि इन्हें वहां एक लाश नजर आई। लाश का कुछ हिस्सा गायब था, शायद ये एडम था। तब ऑडेल आगे आता है और कहता है कि तुम हमें इस जंगल से नहीं निकाल सकते, इसलिए अब मेरे हिसाब से ये करना होगा। सभी बिया की ओर देखने लगे। ऑडेल कहता है
कि वो राक्षस तुम्हारी गंध की वजह से यहाँ आया और अब हमारा पीछा कर रहा है। हालांकि ये सब ओरेल की मनगढ़ंत कहानियां थी, मगर कम जानकारी और अकल कम होने की वजह से बाकी सबको भी यही लग रहा था। इसलिए वो बिया को पकड़ लेते हैं। वो उसकी बलि देना चाहते थे ताकि वो राक्षस इसे ले जाए और इनकी जान बख्श दे। अपने आप को बचाने के चक्कर में वो लेन को एक लात मार देती है, जिससे उसका सर एक पत्थर से टकरा जाता है। कुछ समय के लिए वो बेहोश रहा। ईवो और ओरेल बिया को लिए उस पत्थर पर ले आते हैं जहाँ ढेर सारी हड्डियां थी। ओरेल जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आ जाओ और इसे ले जाओ। वो उस राक्षस को पुकार रहा था, मगर ओरेल यहाँ भी नहीं रुकता। वो जानवर के सींग से ईव पर भी हमला करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई और मरने लगी। शायद उसने ईव को इसलिए मारा क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और उसकी वजह से उनकी रफ्तार धीमी हो रही थी। बिया को मौका मिल जाता है तो वो ओरेल को पैर से पकड़कर नीचे गिराती है, जिससे उसकी पैर की हड्डी टूट गई और वो वहीं पड़ा रहता है। बिया वहां से भाग जाती है। कुछ घंटे बाद जब लेन को होश आया तो वो अपने परिवार को ढूंढने निकला। जंगल में कोहरे की वजह से उसे कुछ सही से नजर नहीं आ रहा था, मगर काफी ढूंढने पर उसे दूर जमीन पर पड़ा ओरेल नजर आया। अब इससे पहले कि वो उसके करीब पहुंचता, लेन उसे रोकती है और चुप रहने का इशारा करती है, क्योंकि उसने आसपास उस राक्षस को देख लिया था। वो राक्षस पहले तो ईव की लाश को ले जाता है, जो ओरेल ने खुद भी देखा, और फिर वो ओरेल के सामने खड़ा हो जाता है। कुछ देर में ओरेल की भी मौत हो गई। बिया लेन को चारा बनाकर उस राक्षस को अपने जाल में फंसा लेती है, और जैसे ही वो उस पर हमला करती है, इस कहानी के एक बड़े राज से पर्दा हटता है कि असल में वो कोई राक्षस नहीं था, बल्कि एक नियंदरताल औरत थी। ये इंसानों की एक अलग प्रजाति हुआ करती थी, होमो नियंदरताल, जैसे कि हमें होमो सेपियन कहा जाता है। और सिर्फ यही दो प्रजातियां नहीं थी, बल्कि और भी थी, मगर समय के साथ वो विलुप्त हो गई और जिंदा रहे सिर्फ होमो सेपियन। ये जो समय है, इसमें नियंदरताल सबसे ज्यादा होशियार माने जाते। उनका दिमाग भी होमो सेपियन से बड़ा था। कह सकते हैं कि ये नियंदरताल ही यहाँ यूरोप और एशिया के कुछ इलाकों पर राज करते थे। इनके मुकाबले होमो सेपियन कमजोर थे। इस नियंदरताल औरत को देखकर बिया पीछे हट जाती है, क्योंकि ये भी तो उन्हीं की तरह इंसान थी। खैर, ये नियंदरताल औरत एक तेज आवाज निकालती है और फिर भागने लगी। ये दोनों भी उसके पीछे पीछे भागने लगे, क्योंकि वही ने यहाँ से निकाल सकती थी। ये लोग जंगल से निकल आए। बिया भी उस औरत का पीछा कर रही थी, मगर लेन तक चुका था। वो रुक जाता है और बिया को भी रुकने का कहता है। बिया उस औरत को जाते हुए देख रही थी। कुछ देर बाद वो लेन के पास आकर कहती है कि मुझे उसके पैरों के निशान मिल गए हैं, हमें उसके पीछे जाना होगा। लेन कहता है कि क्या फायदा, वो कोई राक्षस नहीं है, वो भी तो हमारी तरह है। मगर बिया कहती है कि नहीं, वो हमारी तरह नहीं है, वो गुफाओं में रहते हैं, हमें भी किसी पनाहगाह की जरूरत है, वरना हम मर जाएंगे। लेन पूछता है कि अगर गुफाओं में और भी हुए तो बिया जवाब देती है कि वैसे भी हम मरने वाले हैं, हम वहां जाएंगे, रुकेंगे नहीं, हमें उनकी जगह को हथियाना होगा। लेन कहता है कि अब मुझसे ये सब नहीं होगा, मैं वापस जाना चाहता हूँ। मगर बिया उसे समझाती है कि अब वापस जाने के लिए कुछ नहीं बचा, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें ये करना ही होगा। तब लेन बिया से पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तो बिया रोते हुए जवाब देती है कि डर लगता है, मगर मैं जीना भी तो चाहती हूँ। बाले लिए ये दोनों उन गुफाओं में जाते हैं, जहाँ बिया का सामना एक नियंदरताल आदमी से हुआ। ये उस औरत का ही साथी था। ये आदमी बिया पर हमला करता है और उसका गला दबाने लगा। उस समय लेन गुफा के दूसरे हिस्से में था, इसलिए वो समय पर बिया को बचाने नहीं आया। मौका मिलते ही बिया उस आदमी के गले में वो पत्थर घुसा देती है, जिससे वो आजाद हो गए। फिर भाला लिए वो उसे मार भी देती है। बिया आगे बढ़ती है। जब लेन वहां आया तो देखा कि बिया ने एक आदमी को मार दिया है। उस नियंदरताल से लड़ते समय बिया का एक हाथ भी टूट चुका था। गुफा में और आगे जाने पर उसे वहां हेरोन मिल जाता है, जो अभी तक जिंदा था और सही सलामत। हेरोन अपने पिता के बारे में पूछता है। अभी से पहले कि बिया हेरोन को वापस से निकाल पाती, वही औरत आ जाती है। उसके हाथ में पत्थर का बना हथियार भी था। बिया उससे लड़ने के लिए तैयार थी, हालांकि वो काफी घबराई हुई थी। मशाल हाथ में लिए वो उसे डराने की कोशिश कर रही थी, मगर तभी लेन उन्हें ढूंढते हुए वहां पहुंच गया। वो हैरानी से हेरोन और इस औरत को देख रहा था, और तभी वो औरत लेन पर हमला कर देती है और उसे बुरी तरह से मारने लगी। बिया वहां पड़े जानवरों के काल को आग लगा देती है। ऊपर की तरफ एक छोटा सा रास्ता था, इसलिए हेरोन को लिए वो वहां से निकलने लगी। वो नियंदरताल औरत भी इनका पीछा करती है। ये दोनों बाहर निकले तो वो भी बाहर आना चाहती थी, तो वो हेरोन से मदद मांगती है, मतलब कि वो बात कर सकती थी। ये देखकर बिया को बहुत हैरानी हुई।
हेरोन उसकी मदद करना चाहता था, मगर एक पत्थर से बिया उस औरत का सर फोड़ देती है, उसे खत्म कर देती है। हेरोन चिल्लाता है बिया पर, गुस्सा करता है, उससे लड़ता है कि ये तुमने क्या कर दिया। उस औरत ने मुझे बचाया था, मुझे खाना दिया था जब हम भूख से मर रहे थे, तुमने उसे मार दिया, तुम एक राक्षस हो। यह उसे शांत करती है और कहती है कि इन हैवानों ने तुम्हारे पिता को मारा, बल्कि सबको मारा। तो हेरोन गुस्से में कहता है कि वो हैवान नहीं थे, वो हमारी तरह ही थे। बाद में जब बिया उन गुफाओं में जाती है तो देखती है कि ये लोग वाकई काफी अक्लमंद थे। ये खाने को जमा कर देते, दीवारों पर चिन्ह बना देते, और हेरोन को असल में इन्होंने बचाया था क्योंकि इन्हें पता था कि भूख से ये लोग मर जाएंगे। शायद ये बाकियों को भी बचा पाते, पर इन्हें डर था कि कहीं वो इन्हें मार ना दे। ये लोग ईव की लाश को ले आए थे और उसे वहां बड़े सम्मान के साथ रखा था क्योंकि वो समझते थे कि ये मां बनने वाली थी। फिल्म के अंत में हमें बिया की आवाज सुनाई जाती है, जो अब इन्हीं गुफाओं में रहने लगी थी हेरोन के साथ। वो कहानी सुनाती है कि कैसे एक भटकी हुई लड़की एक घर की तलाश में इस जगह आई, उसने राक्षसों को खत्म किया और गुफाओं में रहने लगी। ये उन शुरुआती मनुष्यों में से थी। यहीं पर इस फिल्म का अंत होता है। दोस्तों, ये फिल्म हमें दिखाती है कि कैसे उस दौर के इंसानों को कितने मुश्किलों का सामना करना पड़ता था और कितने चुनौतियों के बाद भी होमो सेपियन अपनी विरासत को बचाने में सक्षम रहे क्योंकि उनमें जिंदा रहने की एक काबिलियत थी। इस फिल्म का नाम पहले द ओरिजिन रखा गया था, बाद में बदल दिया गया। इसके अलावा कुछ लोगों का मानना है कि ये फिल्म प्लेटो की एलेगोरी ऑफ द केव वाली थ्योरी को रिप्रेजेंट करती है, मतलब अंधेरे से निकलकर रोशनी में चीजों को देखना, एक नई दुनिया को देखना और समझना। अगर आप इवोल्यूशन और मानव इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो ये फिल्म देखने के लिए अच्छी है, मगर चूंकि ये मैच्योर ऑडियंस के लिए बनाई गई है और इसमें कुछ ऐसे सीन है जो आप फैमिली के साथ नहीं देख सकते, तो अकेले ही देखना। उम्मीद है हमारी ये एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी, तो लाइक करें, अपनी राय दें और सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दे।